चले आज पढ़ते हैं 6th सेमेस्टर कलकत्ता यूनिवर्सिटी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का एक टॉपिक 3 जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। 3 जनरेशन मतलब 3 युगों के बाद कैसे कैसे ह्यूमन राइट्स डेवलप हुआ। जैसे आज मोबाइल चलाना ह्यूमन राइट्स के अंदर आ सकता है। एक बच्चे का मोबाइल छीन लेना उसके एजुकेशन को हैम्पर करता है, लेकिन आज से 50 साल पहले ये मोबाइल एक्सेस करना ह्यूमन राइट्स में नहीं आता। क्लियर? मतलब समय के साथ ह्यूमन राइट्स का पेरिफेरी सर्कमफेरेंस जो है वो और बड़ा होता गया है। जैसे आज प्राइवेसी का कंसेप्ट है, आज से 100 साल से ही तो है प्राइवेसी का कंसेप्ट। उससे पहले तो लोग खरीदे जा रहे थे, दास प्रथा में तो लोग खरीदे जा रहे थे, लोगों की सेवाएं नहीं। तो उस वक्त क्या प्राइवेसी का कोई कंसेप्ट था? नहीं था। जब अंग्रेज हमारे यहाँ शासन कर रहे थे तो क्या फेयर ट्रायल होता था? क्या फेयर ट्रायल होता था? फेयर ट्रायल नहीं होता था, है ना। जैसे अगर फेयर ट्रायल की बात करें तो जिनको वो लोग मार देते थे, मतलब मतलब हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को जिनको वो मारते थे गोली, उनको तो सजा नहीं मिलती थी। इसका मतलब ह्यूमन राइट्स का जो पेरिफेरी है, जो टेरिटरी है, वो समय के साथ साथ बढ़ा है और बड़ा होता जा रहा है। ठीक है। ह्यूमन राइट्स में आज एनवायरमेंट, वाटर, एयर, ये सब ह्यूमन राइट्स, ठीक, ये सब आपके ह्यूमन राइट्स के अंदर आ रहे हैं। लेकिन पहले ये नहीं थे, पहले ये ह्यूमन राइट्स के अंदर नहीं आते थे। तो पहला ह्यूमन राइट्स के ऊपर कौन सा डॉक्यूमेंट बनाया गया था? मतलब फर्स्ट जनरेशन कब से ह्यूमन राइट्स की शुरू हुआ, ऐसा पूछा जा रहा है। जैसे ब्रिटेन में उनका पहला डॉक्यूमेंट था मैग्ना कार्टा, जो 1215 में बनाया गया था। मैग्ना कार्टा जो कि 1215 में बनाया गया था, वो एक फाउंडेशन है ह्यूमन राइट्स का, जहाँ पे मानव अधिकार के बारे में बात किया गया है। मानव अधिकार एक सीरियस टॉपिक है, मतलब लोग बेसिकली मानव अधिकार को ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं, लेकिन ये एक सीरियस टॉपिक है। आप सोच के देखें कि जहां सासू माँ अपनी घूंघट यहाँ उतार के चल रही है और बहू का घूंघट इतने दूर तक है, अभी यहाँ ह्यूमन राइट्स नहीं इन्फ्रिंज हो रहा है। वो लड़की पहली बार तो साड़ी पहनना ही सीखी है शादी के वक्त। अभी हमारे देश में ह्यूमन राइट्स नाम का कोई चीज नहीं होता है। हमारे चाचा आपका फोन आराम से बैठ के इसे घास सकते हैं, ये उनका अधिकार है, और आपका ह्यूमन राइट्स चला गया। ठीक है। सासू माँ बहू को बताएंगे कि कब क्या करना है, 4 बजे उठना है भोर में कि 6 बजे, ठीक, और क्या करना है आपको, कब नहाना है। तो ह्यूमन राइट्स हमारे देश में एक मजाक है। ठीक है सर, लेकिन फिर भी वर्ल्ड में चिंता है और कानून की नज़र में ह्यूमन राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ह्यूमन राइट्स का विकास धीरे धीरे हुआ है। आज देखो हम ह्यूमन राइट्स खुद ही अपने अनुसार बना लिए हैं, इसलिए फोन में कदम कदम पे पासवर्ड बना के रखे हैं, ताकि हमारा कम से कम राइट टू प्राइवेसी बचा रहे, है ना, ताकि मम्मी पापा, कम से कम छोटा छोटा भाई बहन जो है वो पोल ना खोल दे, है ना। तो ये ह्यूमन राइट्स हमने खुद को दिया है। इन एंशिएंट टाइम्स, थर्ड पैरा, in ancient times the balance between individual and social group was clearly in favor of the state। मतलब राज्य जब चाहे जो कर सकता है, राज्य जब जो चाहे कर सकता है। राज्य देखो को बोला कि आपको टिकटॉक नहीं चलाना है, नहीं चलाना है। एक समय था जब हम लोग मतलब छोटे थे, क्लास 9-10 में पढ़ते थे, उस जमाने में दिन का 100 मैसेज मिलता था, दिन का नहीं हफ्ते का, एक रिचार्ज में 100 मैसेज मिलता था। तो हम लोग जो ट्यूशन में जब पढ़ते थे तो लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं ना, तो एक्साइटमेंट का अलग ही लेवल मैसेज करने का, है ना, क्योंकि नया नया शुरू हुआ था। अभी क्या है कि सरकार ने उसमें बाधाएं लगाई है। सरकार ने मतलब वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने उस वक्त बाधाएं लगाई थी कि कोई इंसान दिन में 100 मैसेज से ज्यादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई रीजन था, भूल गया मैं। तो ये देखें, राज्य जब चाहता है तब किसी का ह्यूमन राइट्स छीन लेता है। ठीक, इसीलिए संविधान में या बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में हमारे ह्यूमन राइट्स बकायदा लिखे जाते हैं ताकि कोई ना छीने।
आगे, दिस वॉज द सिचुएशन फॉर द पीपल हु एंजॉय द स्टेटस ऑफ सिटीजन। पहले सिर्फ नागरिकों के पास ह्यूमन राइट्स होता था। पहले तो कंसेप्ट दो थे ना, सिटीजन और सब्जेक्ट। सिटीजन और सब्जेक्ट, सिटीजन मतलब नागरिक और सब्जेक्ट मतलब प्रजा, मतलब जनता में कुछ ऐसे लोग होते थे जिनका अपना कोई ह्यूमन राइट्स नहीं था। अगर आप ह्यूमन राइट्स की बात करें तो उन छोटी जातियों का ह्यूमन राइट्स कहाँ है जो आज भी घोड़े पे बैठ के शादी करने नहीं जा सकते, है ना, जिनसे आज भी लाश जलवाया जा रहा है जबरदस्ती, अगर वो ना चाहे तो, एम्प्लॉयमेंट के नाम पे ना हो तो, है ना, मतलब अगर बाध्यता पूर्वक करवाया जा रहा हो तो ह्यूमन राइट्स कहाँ है? कहा गया कि मतलब मानसून मतलब मरे हुए जानवरों को कौन उठाएगा? छोटी जात वाला, है ना। लाशों को कौन जलाएगा? छोटी जात वाला। ह्यूमन राइट्स कहाँ है? तो ह्यूमन राइट्स बहुत डिप्राइव हुआ, लोगों के ह्यूमन राइट्स छीने गए हैं। मतलब इसके ऊपर सदियां गवाह है कि कैसे कैसे लोगों के ह्यूमन राइट्स छीने गए। ठीक है, इसीलिए आज 3 जनरेशन में हमको पढ़ाया जा रहा है कि कैसे कैसे ह्यूमन राइट्स का कंसेप्ट बड़ा हुआ है धीरे धीरे। क्लियर है? सबसे पहले आते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। दिस जनरेशन ऑफ सब्जेक्टिव राइट्स इज द जनरेशन ऑफ सिविल पॉलिटिकल राइट्स। उस वक्त क्या मिले थे? सिविल और पॉलिटिकल राइट्स। सिविल राइट्स क्या होता है? सामाजिक अधिकार। सामाजिक अधिकार जैसे परिवार बनाना, शादी करना, ये सब क्या है? सामाजिक अधिकार है। आर्थिक मतलब आप काम पे जा सकते हैं, ये सब आपके सिविल राइट्स है। पॉलिटिकल राइट्स, आप नेतागिरी में खड़े हो सकते हैं, नेता बन सकते हैं, वोट दे सकते हैं, ये सब आपके पॉलिटिकल राइट्स हैं। तो जब सबसे पहले शुरू हुआ था तो यही राइट्स दिए गए थे। वंस टाइम पास्ड, आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट्स अबाउट द स्टेट वेयर डेवलप्ड। धीरे धीरे समय के साथ राज्य का रूप बढ़ा, राज्य का आकार बढ़ा। और राज्य आज राज्य किस रूप में काम करता है? प्रोटेक्टर के रूप में काम करता है। किस रूप में काम करता है? प्रोटेक्टर के रूप में। अगर किसी के महिला के साथ कोई छेड़छाड़ होता है तो सरकारी वकील खड़ा होता है बिना फीस लिए, मतलब वो राज्य की तरफ से खड़ा है और उस महिला के अधिकारों को क्या कर रहा है? बचा रहा है। ठीक है सर, तो राज्य का कंसेप्ट बड़ा होता गया। जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू, हॉब्स, रूसो appeared to fight against monarchical absolutism। ये सभी लोग अपनी अपनी आवाज उठाने लगे। किसके खिलाफ? राजा वाले शासन के खिलाफ। Struggle which will be successful, success expressed by the documents with the legal force as Magna Carta in 1215। पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक डॉक्यूमेंट में लिखा गया था 1215 में, मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा में पहली बार राइट्स के बारे में चर्चा हुई कि लोगों के कुछ अधिकार दिए गए राज्य की तरफ से। पिटीशन ऑफ राइट्स इन 1628, जिसमें फिर मतलब उन्हीं के देश में फिर आगे और भी संविधान, मतलब ये उनके संविधान का पार्ट है। जैसे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ नहीं है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ नहीं, जैसे हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 395 पूरे लिखे गए हैं एक बार में बैठ के, लेकिन उनका ऐसा नहीं है। 1215 में मैग्ना कार्टा, 1628 में ये पिटीशन ऑफ राइट्स। धीरे धीरे अलग अलग समय पे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स बनाए गए, सबको कंपाइल कर दिया गया और संविधान रेडी। हमारी तरफ बैठ के एक बार में लिखा नहीं गया, इसीलिए उनके संविधान को अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्लियर है? आगे देखें, बिल ऑफ राइट्स 1689 में लिखा गया। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1776, द फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड सिटीजन 1789। जब फ्रांस आजाद हुआ तो फ्रांस भी अपनी जनता को पूरा लिखित अधिकार दिया था 1789 में। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपनी अपनी जनता को ह्यूमन राइट्स प्रोवाइड कर रहे थे। हमारे देश में ऐसा कोई डॉक्यूमेंट था? हम आजादी ही नहीं मिले थे। और जो राजा थे, जब राजा शासन कर रहा था तो वही राज्य था और वही कानून था, है ना। अंग्रेज आए तब भी यही नियम चलता रहा। ह्यूमन राइट्स का कंसेप्ट तो बाद में आया। देखो अपने देश में उन्होंने ह्यूमन राइट्स का कंसेप्ट कब ला दिया था। और हमें जब रेलवे बनवाया, बॉम्बे से थाने तक जब पहली बार रेल चला था तो लोगों से ही खिंचवाया गया था, लोगों से ही पटरियां बनवाई गई थी। तो हमें तो मतलब जानवरों जैसा हमारे साथ बर्ताव किया गया। तो कहाँ चला गया था ह्यूमन राइट्स? मतलब उन्होंने अपने देश का ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्ट किया और बाकी पूरे वर्ल्ड, एशिया के लोगों का ह्यूमन राइट्स ऐसे ऐसे स्नैच अवे किया।
उनको सोख लिया जोक की तरह, ठीक, और अपने देश का ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट किया, इसीलिए आज वो डेवलप। क्लियर है? थ्रू दिस डॉक्यूमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर, अब देखें आज भी उनके वो जो 1215 में मैग्ना कार्टा बना था वो आज भी उनके देश में रिलेवेंट है। ऐसा ना समझे कि वो 1215 में बना था इसलिए खत्म, आज भी वो उनके देश में रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है। आगे, these were established safeguard against the introduction by taxes by the king without the approval of the parliament। क्यों लाए गए थे वो नियम? क्योंकि राजा जब चाहे जो कानून बना के और टैक्स बढ़ा नहीं सकता, पार्लियामेंट से पहले सलाह लेनी होगी। क्या लेना होगा? तब ना थोड़ा कटौती होगा। पार्लियामेंट में जनता के लोग भी बैठते हैं, लेकिन राजा तो जनता के दर्द को नहीं जानता है, तो पार्लियामेंट से बिना सलाह लिए कोई बिल पास नहीं होना चाहिए ह्यूमन राइट्स के ऊपर। सेकंड, ऑल्सो हैव एस्टैब्लिश्ड सेफगार्ड्स अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ पर्सन। यहाँ पे ये भी लिखा था कि किसी इंसान को अपनी मर्जी से अरेस्ट नहीं किया जाएगा बिना कारणवश। द कॉन्फिस्केशन ऑफ एसेट्स विदाउट ऑब्जर्वेशन ऑफ प्रोसीजर ऑफ कोर्ट्स, किसी भी संपत्ति सरकार नहीं हड़प सकती बिना कोर्ट के ऑर्डर के। तो ह्यूमन राइट्स हुआ कि नहीं हुआ? तो देखिए ये फर्स्ट जनरेशन ह्यूमन राइट्स है। यहाँ देखिए, यहाँ मोबाइल के बारे में नहीं बात हो रही है, यहाँ पे प्राइवेसी के बारे में नहीं बात। ये तो बेसिक अधिकार ना ह्यूमन राइट, मतलब हमारा टैक्स बढ़ा देना, मेरी प्रॉपर्टी छीन लेना, हमको फटाक से उठा के जेल में डाल देना, ये सब बेसिक ह्यूमन राइट्स है। तो देखो उनके देश में वो तब सिक्योर किया जा रहा था और हमारे देश में 1947 में सिक्योर किया गया, अभी तक पूरा रूप से हुआ नहीं है, लिख के दिया गया पूरे रूप से। समझ में आया? मतलब थर्ड जनरेशन जो ह्यूमन राइट्स है वो क्रीम वाला है, वो क्रीमी ह्यूमन राइट्स है, प्राइवेसी है ना, ऐसे ऐसे टर्म्स वो वाला। और जो फर्स्ट जनरेशन है वो हार्ड कोर है, मतलब जिसके बिना इंसान जी नहीं सकता, वो ह्यूमन राइट। आगे, देयर वेयर सपोर्टेड द डिक्लेयर द फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ थॉट, राइट टू पिटिशन। राइट टू पिटिशन मतलब आप कोर्ट के सामने जा सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, यह है फ्रीडम। आगे, there were stated principles of individualism starting from the idea expressed in the French Declaration of Human Rights, Citizens' Rights 1789। ठीक है, 1789 में उनके डॉक्यूमेंट में लिखा, क्या लिखा? The purpose of each political association, हर राजनीतिक संस्था का काम यह है कि लोगों का नेचुरल एंड इनडिफिसिबल ह्यूमन राइट्स बना होना चाहिए, मतलब किसी का ह्यूमन राइट्स छीन लिया जाए ऐसा न हो। आगे देखें, उसी में द फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के कुछ डॉक्यूमेंट देखते हैं। पॉइंट 1, 1789 में उन्होंने अपना डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट पास किया था फ्रांस में। द आइडिया दैट मैन एज इन इंडिविजुअल बेनिफिट्स ऑफ नेचुरल राइट्स इनएलिनेबल एंड सेक्रेड इंक्लूडिंग लिबर्टी एंड इक्वालिटी। एक इंसान जो होता है वो इंडिविजुअल होता है। इंसान क्या होता है? मैं अपने, मतलब मुझे धरती पे लाने वाले मेरे मम्मी पापा ही हैं, लेकिन मेरे जिंदगी के मालिक वो नहीं है। यही कहना चाहते हैं, मुझे धरती पे लाने वाले मेरे मम्मी पापा ही हैं, लेकिन मेरी जिंदगी के मालिक नहीं है। मेरा इंडिविजुअली एक पहचान है, ठीक है, जिसमें लिबर्टी और इक्वालिटी बना हुआ होना चाहिए। सेकंड, द सेकंड आइडिया इज दैट पर्पस ऑफ ऑल पॉलिटिकल एसोसिएशन, राज्य में जितनी राजनीतिक संस्थाएं हैं उनका यही काम है कि जनता का मानव अधिकार बना होना चाहिए। जैसे आज दीदी के राज्य में अगर कोई गरीब आदमी अपने घर बनाना चाहता है, अपना घर बनाना चाहता है, तो ह्यूमन राइट्स, तो क्लब को पैसा देना पड़ता है, बिना क्लब को पैसा दिए आपका घर नहीं बन सकता। तो देखिए यहाँ जो कहा कि पॉलिटिकल एसोसिएशन ह्यूमन राइट्स बरकरार रखेगी, बनाएगी, बचाएगी, बना रही है? नहीं बना रही है। आज अगर आप क्लब को चंदा नहीं दे तो आपका घर नहीं बने, ह्यूमन राइट्स गए तेल लेने। आप देखें 1789 में वहां बना था और आपके देश में आज तक सिक्योर नहीं हो पाया। आप अपना घर बनाएंगे, इसके लिए आप म्यूनिसिपैलिटी को पैसा देंगे, अच्छी बात है ना, रजिस्ट्री ऑफिस को पैसा देंगे, अच्छी बात। क्लब को क्यों पैसा दे रहे हैं? और पॉलिटिकल एसोसिएशन का काम है आपका ह्यूमन राइट्स बचाना, जबकि जो पॉलिटिकल एसोसिएशन है वो क्लब का ह्यूमन राइट्स बचा रहा है। क्लियर है सर?
समझ में आ रहा है? आज सोचा हम इस जगह पे हैं 1789 के फ्रांस के उस डॉक्यूमेंट में, जैसे आपको पता है कि वोल्टेयर, मोंटेस्क्यू, ये सब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के ज्ञाता है ना, और इनकी ही ये सब देन है, इनका ये सोच है कि ह्यूमन राइट्स कितना इंपॉर्टेंट चीज है। किसी ने कहा था कि वो इंसान बहुत मतलब अजीब रहा होगा जिसने पहली बार आजादी को महसूस किया होगा, है ना। आजादी को फील करना अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट है। आगे सिविल राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, आगे और सारी बातें लिखी गई। देखिए फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड प्रेस, पर्सनल ओनरशिप, द राइट टू पर्सनल सिक्योरिटी इन रिलेशन टू जस्टिस एंड पुलिस, इक्वालिटी बिफोर लॉ। हमने बहुत सारा चीजें फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, तो इनमें से वो सारे देखें जो जो मैच करते हैं। इक्वल एक्सेस टू पब्लिक, पार्टिसिपेशन इन एलोबरेशन ऑफ लॉज, कंट्रोल ऑफ टैक्सेस, सिटीजन कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी चीजें फर्स्ट जनरेशन ह्यूमन राइट्स में आती हैं। देखिए आपकी ओपिनियन, आपका बातें रखना, सरकार में पार्टिसिपेट करना, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये सब फर्स्ट जनरेशन ह्यूमन राइट्स। क्लियर है? इसको बाद में कंफर्म किया गया यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अभी जो मैंने बताया 1948 में, ये उनको देख के बाद में इसने अपने एक डॉक्यूमेंट में सब कुछ लिख दिया वर्ल्ड के लिए। क्लियर है? अब आते हैं सेकंड जनरेशन ह्यूमन राइट्स। अब देखें, जब घर सिक्योर हो गया, जब घर सिक्योर हो गया, आप कोर्ट जा सकते हैं, पिटीशन डाल सकते हैं, ओपिनियन सिक्योर हो गया, अब क्या चाहिए? अब काम चाहिए। राइट धीरे धीरे बढ़ा, अब क्या चाहिए? काम चाहिए। देखें, पहला राइट टू वर्क, दूसरा फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, हर संगठन का अपने आप में आजादी होना चाहिए। राइट टू एजुकेशन एंड लर्निंग, सेकेंड राइट। देखें, लेकिन हम पहले में नहीं मांग रहे थे ये, पहले में हम शिक्षा नहीं मांग रहे थे, पहले में अपनी जिंदगी मांग रहे थे, अपना एग्जिस्टेंस मांग रहे थे कि हम तो पहले रहे हैं, है ना। जैसे इस डर से कितने लोग उस क्लब को पैसा खिलाना पड़ेगा इस वजह से अपना घर ही नहीं बनाते हैं। पता है ये बात? वो घर नहीं बना रहे हैं, क्यों? क्योंकि जितने का वो सीमेंट, ईंटा, बालू, गिट्टी लाएगा उससे पहले तो चढ़ावा चढ़ाना है। क्लियर है? ये ह्यूमन राइट्स। ऐसे ह्यूमन राइट्स को ऐसे छीन लिया जा रहा है। आपका ये वीडियो पास नहीं होगा। हाँ मेरा ये वीडियो, आपका ये वीडियो पास नहीं होगा। क्यों पास नहीं होगा? आपका भी ह्यूमन राइट्स छीन लेगा। मेरा ये छीन लेंगे तो क्या करेंगे? हम दूसरा बनाएंगे, तीसरा बनाएंगे, चौथा बनाएंगे, पांचवा बनाएंगे। हमको छीन लिया तो मतलब इससे तो बहुत लोग गए, ऐसे तो कितने लोग गए। हम एक चले जाएंगे तो इसमें और 25 हाँ कई लोग गए, है ना। वो गए तभी आज आप अपनी ह्यूमन राइट्स को एंजॉय कर पा रहे हैं। अगर वो नहीं गए होते हैं, अगर यही डर खुदीराम बोस, भगत सिंह लेकर रह गए होते हैं, अगर वही वकील जो आपके लिए बोल रहे हैं, जो कोर्ट में खड़े होते हैं, जो सरकार से लड़ते हैं, अगर वो बोल रहे हैं तभी सरकार हिल रही है, और सरकार को हिलना बहुत जरूरी है, चाहे जैसे। ठीक है, आगे राइट टू एजुकेशन एंड लर्निंग, सेकेंड ह्यूमन राइट, सेकेंड जनरेशन का ह्यूमन राइट, है ना। अब बात आ रही थी, अब शिक्षा की बात आ रही थी, अब तरक्की की बात आ रही थी, अब पढ़ने की बात आ रही थी। राइट टू इंश्योरेंस फॉर सिकनेस, अब देखो अब हेल्थ राइट मांगने लगा। अब क्या मांगा? राइट टू हेल्थ, ओल्ड एज, डिसेबिलिटी, अब उम्र बढ़ेगी। जैसे राज्य लोगों को वृद्धा पेंशन क्यों देता है? भीख में देता है या अधिकार है? किस रूप से? बूढ़ा हो गया तो भीख दे रहा है? नहीं, मैंने जब पूरे अपने जिंदगी के जो 60 साल काम किए थे वो इसी राज्य को दिए थे, टैक्स दिए थे। तो अब जब मैं काम करने लायक नहीं रहा हूं तो राज्य का काम है कि हमको कुछ दिया जाए ताकि हम सरवाइव करें। अब देखो कि फंडामेंटल राइट का कंसेप्ट कैसे बड़ा हो रहा है। पहले कैसा था? पहले सिर्फ प्रॉपर्टी राइट तक थी, ये राइट नहीं था। पेंशन मांगने का, हेल्थ राइट, ये नहीं था। ये धीरे धीरे बड़ा हुआ है।
और आज जो मोबाइल एक्सेस करने का राइट है ये थर्ड जनरेशन राइट है। ठीक है सर। आज अगर कोई बोले हमको इंस्टाग्राम पर रील्स बनाना है और वो सुप्रीम कोर्ट जाए अपने फंडामेंटल राइट के इंक्रोच को लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट को अपहोल्ड करना ही पड़ेगा कि उसका आजादी है कि वो चाहे तो अपना रील बना सकती है। क्या करेगा कोई? सुप्रीम कोर्ट रोक देगा कि वो रील नहीं बनाए। ठीक है सर। तो आज देखे आज को थर्ड जनरेशन राइट है, लेकिन फर्स्ट जनरेशन राइट अलग था। अब आते हैं थर्ड जनरेशन ह्यूमन राइट्स के बारे में। अब आते हैं थर्ड जनरेशन ह्यूमन राइट। पहला देखे, राइट ऑफ पीपल टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। एक इंसान को उसकी खुद की पहचान होनी चाहिए। एक इंसान की उसकी खुद की पहचान होनी चाहिए। जैसे मेरे पापा हो सकते हैं बड़े नामी, है ना, लेकिन अगर हम अपने नाम से भी कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई रोक नहीं सकते। मेरी भी अपनी एक इंडिविजुअलिटी है, ये है ह्यूमन राइट। क्लियर है? लेकिन पहली बार में ये इंडिविजुअलिटी का कंसेप्ट ही नहीं था। शादी होने के बाद एक लड़की का खुद की क्या इंडिविजुअलिटी होती है? कुछ नहीं। ह्यूमन राइट्स खत्म हो चुका होता है 70%। उसका अपना कुछ नहीं होता है। आप इससे एग्री करते हैं या डिसएग्री? है ना? क्योंकि आप देखें जो है वो लड़के का है ना, मतलब अब वो अपनी मर्जी से बाजार भी नहीं जा सकते। सेल्फ डिटर्मिनेशन यही होता है, मतलब जहाँ पे आपकी खुद की एक पहचान हो। तो ये थर्ड जनरेशन राइट है। देखें थर्ड जनरेशन राइट में और क्या आया? राइट टू पीस। राइट टू पीस। पीस पीस नहीं, राइट टू पीस। पीस नहीं करना है, पीस मतलब शांति। जैसे आधे से ज्यादा पत्नी और पति से डिवोर्स होने का कारण पीस होता है, क्योंकि शांति नहीं होती घर में। तो आप देखें फर्स्ट जनरेशन ह्यूमन राइट में ये मांग सकता था कोई, लेकिन आज ये कंसेप्ट हो गया कि आज हम इतने मतलब बिजी हैं अपनी जिंदगी में कि हमको शांति एक मानव अधिकार में लाना पड़ा है कि हमें क्या चाहिए? शांति। राइट टू पीस। आगे राइट टू डेवलपमेंट, राइट टू ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, एनवायरमेंटल लॉ। एनवायरमेंटल लॉ दे आप देखो, जब अमेरिका इंडस्ट्री बना रहा था, जब ब्रिटेन इंडस्ट्री बना रहा था, तो सारे जितने वेस्ट प्रोडक्ट्स थे, जितने खराब प्रोडक्ट्स थे, वो पैसिफिक ओशन में लाके ढकेल रहा था। धीरे धीरे पूरा पॉल्यूशन गंदा किया और अपने देश को डेवलप किया। अब जब हम चाहते हैं कि इंडस्ट्री बड़ा करें तो वेस्ट हमको भी तो फेंकना पड़ेगा। तो हमको कहता है कि देखो इन्वायरमेंटल लॉ नाम का चीज होता है। समझ आ रहा है? तो अब हमको किस चीज की चिंता करनी है? इन्वायरमेंट की चिंता करनी है। तो इन्वायरमेंट राइट भी आता है। आगे राइट ऑफ सेक्सुअल माइनॉरिटीज, एथनिक, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक। आज सबका अपना एक अधिकार है। जैसे अभी कुछ दिनों पहले अजय देवगन और किच्चा सुदीप, वो मक्खी वाला हीरो, दोनों के बीच झगड़ा हो रहा था लैंग्वेज को लेके। ठीक, जिसमें किच्चा सुदीप ये बता रहा था कि ये जो भाषा है, कौन सी भाषा? हिंदी जो भाषा है वो मात्र एक भाषा है, कोई राष्ट्र भाषा नहीं है। वो इसी प्रकार जैसे तमिल, तेलुगु जो भाषाएं हैं, सेम लेवल पे हिंदी भी एक भाषा है। इंडिया का कोई राष्ट्र भाषा नहीं है, जो कि संविधान भी कहता है। लेकिन अजय देवगन कह रहे थे कि अगर तुमको इतना ही प्रॉब्लम है तो तुम लोग अपनी फिल्में हिंदी में क्यों डब करते हो? तुम लोग अपने फिल्में अपनी भाषा में चलाओ, है ना। लेकिन ये भूल जा रहे हैं कि ये भी उनकी फिल्मों को कॉपी करते हैं, है ना। ये तो भाषा का है, तो अपना अपना अधिकार है। वो भी जो बोल रहा है वो गलत नहीं बोल रहा है। आप जो भाषा हिंदी हम बोल रहे हैं, किच्चा सुदीप नहीं बोल रहा है, उनके राज्य के लोग हिंदी नहीं बोल रहे हैं, तो हम अपना हिंदी उनके ऊपर इम्पोज नहीं कर सकते। आज मान लो उस राज्य से कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन जाए और बोले कि वही भाषा बोलना होगा, तब तो हम ऑफेंडेड हो जाएंगे। तब तो हम क्या हो जाएंगे? ऑफेंडेड नहीं हो जाएंगे आप? बोले ये क्या जबरदस्ती है? और राष्ट्रपति बन गया, तुम प्रधानमंत्री बन गया, तो जो भाषा तेलुगु तुम बोलते हो हमें को भी बोलना होगा। वैसे ही आप सिर्फ नॉर्थ में हिंदी बोला जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये भाषा आप दूसरे राज्यों पे इम्पोज करेंगे।
ठीक, क्योंकि आज भी हिंदी कोई कॉमनली बोला नहीं जाता है साउथ की तरफ। एक ही कॉमन लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज, वो है इंग्लिश, जिसके कारण आप कम्युनिकेट कर पाते हैं। हिंदी हमारी मातृभाषा, हम रिस्पेक्ट कर सकते हैं। जिसकी मातृभाषा नहीं है वो क्यों रिस्पेक्ट करेगा? ठीक है सर। तो हम अपनी ये जो भाषा की लड़ाई है, ये राइट ऑफ लैंग्वेज, लेकिन पहले जनरेशन में ये मांग रहे थे क्या हम? पहले जनरेशन में हमको ये सब जो ये नहीं था। इसीलिए रोटी कपड़ा मकान, जब ये सिक्योर हो जाता है तब लालच दारू, है ना? तब आता है टेक्नोलॉजी, सोफा, एसी। क्लियर? ऐसे राइट्स का विकास होता है। लेकिन सबसे पहला राइट क्या जो ये होता है? रोटी कपड़ा मकान। ये राइट्स यही नहीं रुके, थर्ड जनरेशन तक ही नहीं रुके, फोर्थ जनरेशन में भी है। फोर्थ जनरेशन में क्या राइट्स? जैसे अगर कोई इंसान मतलब अपना ह्यूमन ऑर्गन डोनेट करना चाहता है, ह्यूमन ऑर्गन डोनेट करना चाहता है तो कर सकता है, ये उसका ह्यूमन राइट है। ठीक। अगर कोई अपना बेबी सरोगेसी के जरिए चाहता है, सरोगेसी, सरोगेट, जैसे अभी एक फिल्म आई थी, क्या नाम था? मिली या फिल्म क्या नाम था? मिमी। अभी एक फिल्म आई थी जिसका नाम था मिमी। वो फिल्म देखे जिसमें सरोगेसी का कंसेप्ट बताया गया। जो आज सरोगेसी राइट्स मांगना है, ये सब फोर्थ जनरेशन है। पहले जनरेशन में ये किसी को मालूम था? हाँ, फर्स्ट जनरेशन राइट्स में ये सब किसी को पता नहीं था। आज राइट टू लाइफ, डिग्निटी, राइट टू डिग्निटी, मेरा सम्मान हुआ है ना? ये राइट है, ये मानव अधिकार है। पर्सनल आइडेंटिटी क्लोजली लिंक विद द जेनेटिक टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। जैसे आज थर्ड जेंडर का राइट्स, थर्ड जेंडर उनका जो राइट्स है वो भी फोर्थ जनरेशन में आता है ना? कितने सारे थर्ड जनरेशन है, मतलब कितने सारे थर्ड जेंडर हैं जो कि अपने ऑर्गन्स को ट्रांसप्लांट करवाते हैं, जो कि अपने ऑर्गन्स को ट्रांसप्लांट करवाते हैं। तो ये उनका राइट्स है, ह्यूमन राइट्स को छीन नहीं सकते। एक और टॉपिक, यूथेनेशिया। यूथेनेशिया क्या होता है? जैसे एक महिला थी जिनका नाम था अरुणा सांगबाग। अरुणा सांगबाग के साथ 28 साल पहले एक रेप हुआ था, एक, और उसके दौरान उनके सर पे चोट लगा। अरुणा सांगबाग उस दौरान एक ये थी, नर्स थी और हॉस्पिटल में हुआ था। ठीक, किसी वार्ड बॉय ने जबरदस्ती किया था। जब सर पे उनके चोट लगा अरुणा सांगबाग के, तो वो कोमा में चली गई। 28 साल कोमा में रही और वो अभी भी कोमा में थी। तो अभी ऐसा इंसान जिसको डॉक्टर बोल चुका है कि ये लाइफ में वापस नहीं आ सकती, सिर्फ सांस चल रहा है, तो क्या किया जाए? इसका अधिकार छीन लिया जाए? जैसे मान लो मेरी दादी माँ 98 इयर्स की है और बस अब तो हम क्या उनका ऑक्सीजन सिलेंडर खींच दें? हम बोलेंगे कोर्ट में कल ही जाने वाली थी, आज चली गई, हम तो रास्ता निकालें, ऐसा बोल दें? हाँ, ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि ये तो मर्डर है, क्योंकि ये तो मर्डर है। तो यूथेनेशिया का कंसेप्ट क्या है? पहली बार कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, अरुणा सांगबाग की एक फ्रेंड ने एक पिटीशन दायर किया था कोर्ट के सामने, कहा था कि अब वो नहीं वापस आ सकती लाइफ में, तो कृपया करके कोई इंजेक्शन दिलवाया जाए ताकि वो मर जाए। ठीक, तो आज देखो, आज ये भी ह्यूमन राइट्स का आंसर। तो आज ह्यूमन राइट्स का कंसेप्ट कहाँ आके रुका है? हाँ, और अरुणा सांगबाग को ऐसे ही ध्यान दो। देख तो जो वार्ड बॉय, उसको तो पनिशमेंट, उसका तो सजा चल रहा है, तो वही 28 साल का पूरा, उसका तो जैसा उसका जो होना है वो हो रहा है, उसका तो लॉ देख रहा है। हाँ। लेकिन यहाँ तो ये जो अरुणा सांगबाग है ये तो पड़ी हुई है, और जो पड़ी हुई है वो पूरा सरकारी खर्चे पे, सरकारी खर्चों पे। अभी होगा क्या? ये तो वापस आ नहीं सकती। इसीलिए कोर्ट ने कहा कि ये इनका ह्यूमन राइट है, राइट टू डाई, राइट टू डाई। कि ये, लेकिन ये रेयर केस में समझा गया, क्योंकि यहाँ पे इनको अगर ये ना जाए, अगर इनको ऐसा ना भेजा जाए तो ये कब जाएंगी ये तो पता ही नहीं है ना? तो आज देखें कि आप ह्यूमन राइट्स का जो कंसेप्ट था वो फर्स्ट जनरेशन से फोर्थ जनरेशन में कितना चेंज हो गया। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया हो। धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब